स्कूल में गरीब काली स्टूडेंट की होली। काजल सिर्फ 7 साल की थी। उसका रंग बहुत ही काला था, इसलिए स्कूल के सभी स्टूडेंट्स उससे घिन करते थे। ना तो कोई उसके साथ बेंच पर बैठना पसंद करता था, ना कोई उसके साथ खेलना। वह हर दिन क्लास के आखिरी बेंच पर चुपचाप बैठी रहती। उसकी माँ संध्या बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। वो जैसे तैसे अपने हाथों के हुनर के सहारे सिलाई कढ़ाई करके काजल को स्कूल भेज रही थी। सुबह के 7 बज चुके थे। काजल, ओ काजल, चल उठ जा बेटी, सुबह के 7 बज गए हैं, स्कूल नहीं जाना क्या? काजल बिस्तर से उठ खड़ी होकर आंसू भरी आंखों से अपनी माँ को देखने लगती है। माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मगर क्यों काजल? बच्चों को तो स्कूल जाना बहुत पसंद होता है, फिर तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि क्लास के सभी स्टूडेंट्स मेरे काले रंग की खूब खिल्ली उड़ाते हैं। ना तो कोई मुझे अपनी बेंच पर बैठाता है, ना कोई मुझसे सीधे मुंह बात करता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। काजल के कच्चे मन में अपने काले रंग को लेकर बहुत दुख भर गया था, मगर संध्या हर हालत में अपनी बेटी का हौसला अफजाई करती हुई एक गाना गुनगुनाती है। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पर मिलेंगे पल ये बहार के। उस गीत के बोल सुनने भर से काजल के चेहरे पर छाई उदासी उड़न छू हो जाती है। तभी संध्या उसे समझाती है, मेरी बच्ची, हालातों से हारना नहीं, हिम्मत है उसका सामना करो। बेटी, मैं खुद ना पढ़ सकी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करे। अपनी माँ का सपना पूरा करेगी ना मेरी बच्ची? हाँ माँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। जल्दी से स्कूल ड्रेस पहनकर बैग लिए स्कूल चली जाती है, जहाँ स्कूल के मैदान में होली की होड़ मची हुई थी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, होली आने वाली है। लगता है स्कूल में होली का जलसा है। जैसे ही काजल कक्षा में पहुंचती है तो सभी स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होकर क्लास टीचर के रजिस्टर में अपना नाम लिखवा रहे थे। ध्वनि स्कूल की सबसे सुंदर स्टूडेंट है, इसलिए सभी स्टूडेंट उसी के चलाए चलते। ध्वनि, टीचर जी, हम सभी स्टूडेंट का नाम क्यों लिख रहे हैं? वो सर ना होली पर सभी स्टूडेंट को फेयर एंड लवली बांट रहे हैं। ध्वनि इस ताने की आड़ में काजल में काले रंग पर निशाना साध रही थी। ओहो, ओके, एक्चुअली सर होली पर क्लास के सभी स्टूडेंट से स्कूल में स्टॉल लगवाने वाले हैं, जिसमें सभी बच्चों को अपने खरीदे सामान में से कम स्कूल के बच्चों के बीच 2000 की बिक्री करनी है। अच्छा, जीतने वाले को क्या मिलेगा? जो जीतेगा उसे स्कूल कमेटी की तरफ से पूरे 50,000 का इनाम मिलेगा। मगर तेरी फटी हुई हालत बता रही है कि तुझ गरीब के पास एक पैसा नहीं। रहने दे, ये तो जैसी कल्लू माई के लिए नहीं है। 50,000 के इनाम पाने की सोच से काजल की आंखें चमक उठती हैं और वह अपने कक्षा अध्यापक राम राजोड़ा से बोलती है, सर मेरा नाम भी लिख लीजिए। कक्षा अध्यापक काजल को गुस्से से घूरता हुआ उसे फटकारता है। अरे ओ नेशनल मंडेला की छठी औलाद, तुझ गरीब के पास एक नए जूते खरीदने भर के तो पैसे नहीं, और चली आई उठाकर होली के स्टॉल में नाम लिखवाने। अरे अठन्नी चवन्नी का खेल लगा रखा है। 50,000 से एक पैसा नीचे नहीं चलेगा, समझी? मैं कल पैसे ले आऊंगी सर। काजल घर आकर अपनी माँ को होली पर स्कूल में होने वाले स्टूडेंट्स के स्टॉल आयोजन की बात बताती है। अरे ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है बेटी। तभी तो माँ, अगर मैंने वो इनाम जीत लिया तो हम गरीब माँ बेटी के पास एक अच्छी रकम होगी, जिससे हम कुछ बड़ा कारोबार खोल पाएंगे। फिर आपको इस गरीबी में दिन रात आंखें गड़ाकर भूखी रहकर कपड़े नहीं सीने पड़ेंगे माँ। काजल की छोटी छोटी आंखों में बसे बड़े बड़े सपनों को उड़ान भरता देखकर संध्या को उस पर खुद से ज्यादा भरोसा हो जाता है। अगले दिन काजल थोक भाव पर रंग गुलाल, पिचकारी इत्यादि खरीद कर स्कूल में स्टॉल लगाती है। काजल का स्टॉल देखकर ध्वनि चिढ़ जाती है। इस गए गुजरी गरीब की ये मजाल जो इसने स्कूल में स्टॉल लगाया। मगर इसे पता नहीं कि ध्वनि के एक इशारे पर स्कूल के सारे स्टूडेंट मेरे आगे पीछे मक्खियों के जैसे भिनभिनाते हैं। मेरे होते हुए इस स्टॉल से एक पैसे की सेल नहीं होगी। अकड़ू ध्वनि स्कूल के सभी स्टूडेंट को काजल के खिलाफ 1 की 2 लगाकर भड़का देती है, जिसके बाद कोई भी काजल के स्टॉल से कुछ नहीं खरीदता। 15 रुपए की एक पिचकारी, 5 रुपए में एक पैकेट बलून्स। आओ 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 प्यारे स्टूडेंट, और ले जाओ रंग गुलाल और प्यारी प्यारी पिचकारी। जैसे जैसे समय ढलता जाता है काजल की हिम्मत भी घटती जाती है। वहीं ध्वनि के स्टॉल पर स्कूल के सभी स्टूडेंट की भीड़ जमी हुई थी।
सभी उसके कलर पिचकारी खरीद रहे थे। सभी स्टूडेंट ध्वनि से ही रंग खरीद रहे हैं, कोई भी मुझ गरीब काली स्टूडेंट से कुछ नहीं खरीदना चाहता। कितना कुछ सोचा था मैंने कि होली पर इनाम जीतकर मैं अपनी माँ की झोली को खुशियों से भर दूंगी, मगर सारे ख्वाब खाक हो गए। माँ ने कितनी मेहनत से पाई पाई जोड़ी थी और मैंने होली की होड़ में उसे पानी में बहा दिया। अचानक कविता, जो कि स्कूल कमेटी का एक हिस्सा थी, वो काजल की बातें सुनकर उसके स्टॉल पर लगा सारे रंग गुब्बारे खरीद लेती है। अरे वाह, ये पिचकारियां तो बहुत प्यारी हैं। क्या तुम इन्हें मुझसे बेचोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिस, कहिए कितनी पिचकारी दूं? ये सारी पिचकारी। आप सचमुच में सारी पिचकारी खरीदेंगी? हाँ, और सिर्फ ये पिचकारी ही नहीं बल्कि ये रंग गुलाल सब कुछ। ये सुनकर काजल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह अपने स्टॉल का सारा सामान कविता को बेच देती है, जिसके बदले में उसे 5500 रुपए मिलते हैं। अरे वाह, मुझे पूरे 500 का प्रॉफिट हुआ है। अब इससे मुझ गरीब के घर में भी गुजिया बनेगी, मिठाइयाँ आएंगी और मैं भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी होली मना सकूंगी। काजल, सिर्फ 500 नहीं बल्कि तुम 50,000 की भी हकदार हो। जैसे ही काजल को 50,000 का इनाम मिलता है, ध्वनि गुस्से से खौल उठती है और कविता के जाते ही सभी स्टूडेंट्स उसे घेर कर, उसे घसीट कर कीचड़ में सान देते हैं। अरे तुम सभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हाँ, छोड़ देंगे हमारी काली परी। बहुत अरमान है तेरे अपनी माँ के साथ होली खेलने के। ये ले, इस कीचड़ को गुलाल समझकर मल ले, क्योंकि जिस गरीबी में तू जी रही है उसमें गुलाल खरीदने की तो तेरी औकात नहीं। होली की होड़ में सभी स्टूडेंट्स काजल पर खूब अत्याचार करते हैं। काजल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी दूर से अध्यापक को आता देखकर सभी स्टूडेंट भाग जाते हैं। वहीं ध्वनि एक क्लास के अंदर जाकर छुप जाती है। तभी स्कूल की घंटी बज जाती है। तभी कुछ शरारती स्टूडेंट ध्वनि को क्लास में छिपा देखकर बाहर से कुंडी लगा देते हैं, जिसके बाद स्कूल गार्ड ताला लगा देता है। हेल्प, कोई मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ अंदर फंस गई हूँ। ये तो ध्वनि की आवाज है। ध्वनि, कहाँ हो तुम? मुझे आवाज दो। काजल ध्वनि की आवाज का पीछा करते हुए उसे खोज लेती है और ईंट उठाकर ताला तोड़ती है। ध्वनि, तुम ठीक तो हो ना? ध्वनि हिचकिचाते हुए हाँ करती है। तभी स्कूल कमेटी की टीचर कविता वहां आकर ध्वनि की माँ को फोन करके इन्फॉर्म करती हैं। वह देरी जानकर संध्या भी स्कूल चली आती है। ध्वनि, तुम ठीक तो हो? यस मम्मा, आई एम फाइन। ये तुम्हारी फ्रेंड है क्या? हाँ माँ, ये मेरी सहेली है काजल। आई एम सॉरी काजल, मैं बहुत गिल्टी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कितना बैड बिहेवियर रखा, फिर भी आज तुमने मेरी जान बचाई। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? ध्वनि की ओर से उठा दोस्ती का हाथ देखकर काजल स्कूल में हुए होली आयोजन पर सभी बातें भुला देती है। आखिर काजल की यही तो चाहत थी कि उसके भी कोई दोस्त बने। ध्वनि की देखा देखी स्कूल के सारे स्टूडेंट भी काजल से घुलने मिलने लगे थे, जिसके बाद काजल और उसकी मम्मी खूब अच्छे से होली का त्योहार मनाते हैं। चारों तरफ होली की होड़ मची हुई थी, मगर ज्योत्सना के घर में उदासी का माहौल छाया हुआ था, जिसकी जड़ थी पैसे की लालच, जिसने अनुराग और ज्योत्सना को इस कदर लाचार कर दिया था कि उनके पास होली मनाना तो दूर बल्कि दाने दाने पर भी आफत पड़ा हुआ था। माँ देखो ना, गली में सभी बच्चे गुब्बारों से होली खेल रहे हैं, पिचकारी में रंग भरकर कितने मजे से होली खेल रहे हैं। मुझे भी एक पिचकारी दिला दो ना माँ। पीहू के जिद करने पर ज्योत्सना चिड़चिड़ी होकर पीहू पर चिल्ला पड़ती है। अरे कहाँ से दिला दूं पिचकारी? डाका डालूं या चोरी करूं? यहाँ तक पैसा नहीं है जो जहर की पुड़िया खरीद कर खा लूं। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू हमें। मैं मेरी बच्ची को एक पिचकारी तक नहीं दिला सकती। बस बहुत हो गया। अनुराग, चलो माँ जी के पास वापस चलते हैं। ये सुनकर अनुराग ज्योत्सना को गुस्से से घूरते हुए कहता है, किस मुंह से जाएंगे हम माँ के पास? अपनी पीहू की खुशी के लिए मुझे जो चाहे करना पड़े मैं करूंगी अनुराग, चाहे उनके आगे हाथ पांव पड़ना पड़े। अगले ही पल ज्योत्सना और अनुराग पीहू को लेकर निकल पड़ते हैं, जहां गली गली सड़क सड़क पर होली की हुड़दंग मची हुई थी। सभी के चेहरे पर होली का बड़ा हर्ष छाया था। काफी दूर चलने के बाद उनके कदम एक बड़े से घर के बाहर ठहर जाते हैं। तभी अपनी जेठानी को देखकर देविका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जेठ जी, जेठानी जी, आप दोनों यहाँ आइए ना। ठहर जा छोटी बहू। क्यों बड़ी बहू, पैसे की गर्मी ठंडी पड़ गई क्या जो यहाँ आना पड़ा? माँ जी, बीती बातों को क्यों याद करना? होली के दिन तो दुश्मनों को भी गले लगाना चाहिए। फिर ये तो हमारे अपने हैं।
अपनी देवरानी को अपने पक्ष में बोलता देखकर ज्योत्सना का सर शर्म से जमीन में गड़ जाता है और उसके आंसुओं से भरी आंखों के आगे बीते वक्त की यादें नाचने लगती हैं। ये कहानी है सुधा देवी के घर की, जिसके घर परिवार की नींव नारायण की मौत के साथ ही ढह गई थी, जब घर की मालकिन ज्योत्सना बन बैठी थी, जिसका कारण था उसके पति अनुराग की कमाई। अनुराग एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है, जो ज्योत्सना के सिखाए अक्सर कंपनी में हेरफेर करके ज्यादा कमाई करता था। वहीं गरीब देविका का पति अजीत ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के कारण एक फैक्ट्री में 10,000 की नौकरी करता था। उसके 2 बच्चे थे, बिट्टू और चिंकी। होली आने वाली थी, जिसके उपलक्ष्य में ज्योत्सना का ज्यादातर दिन बाहर खरीदारी में ही कट रहा था। थैंक यू सो मच माँ, ये पिचकारी तो वाकई में बहुत ही सुंदर है। अब कल मैं इस पिचकारी में पानी भर भर कर जी भर कर होली खेलूंगी। हाँ हाँ मेरी प्यारी प्रिंसेस, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना। पीहू की पिचकारी देखकर बिट्टू और चिंकी की आंखों में वैसे ही पिचकारी पाने की आस चहक उठती है और वह भागे भागे ज्योत्सना के पास आते हैं। ताई जी हमें भी पीहू के जैसे पिचकारी दिला दो ना। हाँ ताई जी, हम दोनों भी होली खेलना चाहते हैं। ज्योत्सना उन दोनों बच्चों को खुद से दूर धक्का देते हुए उन्हें बुरा भला कहने लगती है। दूर हटो, जब देखो भूखे नंगों की तरह मेरे और मेरी पीहू के आगे पीछे भिनभिनाते रहते हो। चलो फुटो यहाँ से। औकात एक पैसे की नहीं और पिचकारी चलानी है इन गरीब को। अरे जेठानी जी, कम से कम बच्चों से तो मीठे मुंह बात किया कीजिए। अच्छा जी, तो अब मेरी गरीब देवरानी मेरे सामने बोलने लगी है। लगता है तू भूल गई है कि तेरी औकात मेरे पैरों की धूल बराबर भी नहीं, समझी ना, गरीब की बीवी। हाँ। इस तरह ज्योत्सना अपनी गरीब देवरानी को अपनी अमीरी की ऐठ दिखाकर वहां से चल देती है। तभी चौखट पर खड़ा अजीत ये सुनकर कहता है, मुझे माफ कर देना देविका, मेरी वजह से तुम्हें भाभी की बातें सुननी पड़ती हैं। मुझसे शादी करके तुम्हें इस गरीबी के सिवा मिला भी क्या है? न तो मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुला खर्चा दे पाता हूँ, न बच्चों के लिए रंग गुलाल ले पाया हूँ। अपनी गरीबी को देखकर देविका का दिल तो बहुत दुखता है, मगर उसे हर हालातों में गुजारा करना आता था। हाँ जी, क्या हो गया, ये कोई आखिरी होली थोड़ी थी। इस साल ना सही तो अगले साल होली मनाएंगे। अगली सुबह होते ही पूरा गांव मोहल्ला होली के रंग खेल रहा था। तो वहीं गरीब देवरानी घर द्वार की सफाई कर रही थी। तभी उसकी अमीर जेठानी ज्योत्सना कीचड़ और कूड़े से भरी बाल्टी को उस पर उड़ेल कर बोलती है, हैप्पी होली मेरी गरीब देवरानी। ये क्या किया आपने जेठानी जी? अरे मैं तो बस तेरे साथ होली खेल रही थी, मगर तू तो खिटपिट करने लगी। भला कीचड़ से कौन खेलता है होली? अरे मेरी गरीब देवरानी, अब रंग और गुलाल खरीदने की तो तेरी औकात है नहीं। ऐसे में बिन पैसे के होली खेलने के लिए कीचड़ ही तो बचता है। अमीर जेठानी देविका के साथ कीचड़ में होली खेलकर अपनी देवरानी को उसकी गरीबी का एहसास दिला जाती है। ऐसे में सर से पांव तक कीचड़ से सनी देविका फूट फूट कर रोती है। तभी उसके दोनों बच्चे भी रो पड़ते हैं। दादी माँ जल्दी आओ, देखो माँ रो रही है। अरे देविका बहू, ये तुझ पर कीचड़ किसने डाला? माँ जी, जेठानी जी ने आज के दिन भी मुझे नहीं छोड़ा। मैं होली के दिन तो कुछ नहीं कहूंगी, मगर आज उसने होली की आड़ में तुझे तो नीचा दिखाया, इसका हिसाब तो उसे कल देना ही होगा। इस तरह ज्योत्सना अपने पति अनुराग और बेटी पीहू के साथ अच्छे से होली मनाती है। उसके किचन से उठ रहे घी में छने पकवानों की खुशबू से देविका के दोनों बच्चे बिट्टू और चिंकी के मन ललचा उठते हैं। ये मालपुए कितने क्रिस्पी और टेस्टी हैं, मजा आ गया। अरे ओ बिट्टू चिंकी, यहाँ खड़े होकर हमारे खाने में नजर लगा रहे हो क्या? चलो भागो यहाँ से। इस तरह जेठानी की होली खुशहाल तौर से बीतती है। वहीं देविका के परिवार की होली गरीबी के कारण सूखे सूखे ही गुजर जाती है। अगली सुबह, बड़ी बहू, कल तूने छोटी बहू पर कीचड़ क्यों डाला? एक बात सुन ले बहू, इस घर के हर एक ईंट मेरे पति की मेहनत से है, इसलिए अपनी मनमर्जी को काबू में रख। अच्छा तो फिर ठीक है, अब मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी मेरे पति महीने का 50,000 कमाते हैं, इसलिए अब मैं इस गरीब घर में किसी पिटी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। हमारे जाने के बाद पता चलेगा जब एक एक दिन गरीबी में भारी पड़ेगा। एक बार फिर ज्योत्सना अमीरी का घमंड दिखाकर घर से निकल जाती है, मगर देविका अपनी सास के संग उसी घर में बनी रहती है। बिट्टू के पिताजी, क्यों ना हम अपना कोई काम धंधा शुरू करें, क्योंकि अब इस 10,000 की नौकरी में दाल रोटी चलाने पर भी भारी पड़ रहा है। हाँ देविका, तुम सही कह रही हो। दूसरों की चाकरी करके तो बहुत देख लिया, अब एक बार अपनी किस्मत भी आजमाते हैं। देविका के हाथों में खाना बनाने का अनोखा स्वाद भरा था। उसने बिना वक्त गवाए
खाने का ठेला शुरू कर दिया जिसमें बिट्टू और चिंकी भी अपने माँ बाप का खूब हाथ बटाते। इस तरह बीते दिनों के साथ देविका के घर गिरी गरीबी की घटाएं छटने लगती हैं, मगर वही बादल उसकी अमीर जेठानी की जिंदगी में छा जाती हैं। मिस्टर अनुराग, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अपनी कंपनी में हेर फेर करोगे। यू आर फायर, और अब कंपनी की तरफ से तुम्हें मिला घर भी तुमसे छीना जाता है। इस तरह कंपनी में कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद न सिर्फ अनुराग को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, बल्कि वह बड़े घर से बस्ती में रहने को दूभर हो जाते हैं और समय की मार उन्हें उसी घर की चौखट पर ला खड़ा करती है जहां से वह पैसे की ऐंठ दिखा कर गए थे। उस पल ज्योत्सना की आंखें छलछला जाती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अमीरी के घमंड में इस तरह अंधी हो चुकी थी कि मैंने रिश्तों को रौंदना शुरू कर दिया। शायद इसलिए अब वह अमीरी मेरी नहीं रही और भगवान ने हमसे सब कुछ छीनकर मुझे उसी गरीबी का फल भोगने को दिया जिसमें देविका एक पल को थी। देखिए माँ जी, जेठानी जी को अपने किए का पछतावा है, अब उन्हें माफ कर दीजिए। जब तूने उसे माफ कर दिया तो मैंने भी माफ कर दिया। इस तरह होली के खास दिन पर देवरानी और जेठानी के बीच खड़ी अमीरी गरीबी की दोहरी दीवार ढह जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार साथ मिलकर होली की खुशियां मनाता है। मगर ज्योत्सना का किरदार इस बात की सीख देता है कि कभी पैसे पर अंधाधुंध घमंड ना करे, क्योंकि वक्त की फेर बदल रेत के जैसी है जो कब हाथों से फिसल जाए इसका पता नहीं चलता।